नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम नए टॉपिक को समझेंगे जिसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। अब तक हमने आपके सिलेबस में जर्नल क्या होता है वो समझा। फिर जर्नल एंट्री पास करने के बाद हमने लेजर में कैसे पोस्टिंग होती है वो समझा। लेजर से पोस्टिंग होने के बाद उसका बैलेंस जो होता है वो हम ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करते हैं और ट्रायल बैलेंस से हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स में हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। अब ये जो हमने सीखा था ये सब आता है डबल एंट्री सिस्टम में। अब इसे डबल एंट्री सिस्टम क्यों कहते हैं? हम जब भी जर्नल एंट्री पास करते हैं तो उसमें एक डेबिट होता है और दूसरा एक क्रेडिट होता है। तो हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, इसलिए इसे डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। अब सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होते हैं वो समझते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम आपको समझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कोई सिस्टम ही नहीं है अकाउंटिंग का। जिसे भी थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता है वो सिंगल एंट्री सिस्टम में अकाउंट्स मेंटेन कर सकता है। कई सारे छोटे शॉपकीपर्स होते हैं, जैसे फ्रूट सेलर है, जनरल स्टोर की दुकान है उसकी, उन्हें डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है ये मालूम भी नहीं होता, ना ही वो आपकी तरह डेबिट और क्रेडिट जानते हैं। तो अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेंगे? एग्जाम्पल लेते हैं, एक जनरल स्टोर वाला है, और जनरल स्टोर वाला गुड्स परचेस कर रहा है, सेल कर रहा है, और वो कौन से आइटम्स में डील करेगा? मिल्क बेचेगा, वेजिटेबल्स बेचेगा, ब्रेड बेचेगा, कुछ स्वीट्स बेचेगा। अब ये सारे गुड्स में ट्रांजैक्ट करते समय उसे कुछ गुड्स क्रेडिट पर बेचने पड़ते हैं। क्रेडिट यानी उधारी पर। अब बिजनेस कर रहा है तो ट्रांजैक्शंस उसके क्रेडिट पर होंगे, और उसके कस्टमर्स को वो मिल्क, वेजिटेबल्स, ब्रेड या और कोई आइटम क्रेडिट पे बेचेगा। जब वो उन्हें क्रेडिट पर बेचता है तो जिसको उसने क्रेडिट पे बेचा है उसका नाम वो अपने डायरी में लिखता है। तो ये उसने क्रेडिट सेल्स किया और उसके नाम उन्होंने डायरी में लिख दिए। जैसे उसने अमित को गुड्स बेचे, सुमित को गुड्स बेचे, एक्सेट्रा, इनका नाम वो डायरी में नोट करके लिखेगा। वैसे ही वो कुछ गुड्स क्रेडिट पे परचेज करेगा। जैसे मिल्क उसने क्रेडिट पे परचेज किया, वेजिटेबल्स किए, ब्रेड्स किए। तो क्रेडिट में जो गुड्स परचेस करता है उनका भी, मतलब जिनको उन्हें पैसे देने, उनका भी वो नाम डायरी में नोट करके लिखेगा। जिनसे उसने क्रेडिट को जिनको उसने क्रेडिट पे गुड्स सेल किए वो उसके डेटर्स होते हैं, और जिनसे उसने क्रेडिट पर गुड्स परचेस किए वो उसके क्रेडिटर्स हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में आपको डेटर्स ज़रूर मिलेंगे और क्रेडिटर्स भी मिलेंगे। बाकी यूजुअली इनके पास आपको कोई अकाउंटिंग नहीं मिलेगी। एक डायरी मिलेगी जिसके अंदर डेटर्स की लिस्ट होगी और क्रेडिटर्स की लिस्ट होगी। अब कोई छोटा शॉपकीपर अगर आपके पास आता है
और उसने बोला कि इससे आप मेरी अकाउंटिंग कर दो, तो क्या आप कर पाओगे? आप तो बोलोगे कि मुझे तो ट्रांजैक्शंस की लिस्ट चाहिए, ट्रायल बैलेंस चाहिए, जर्नल एंट्रीज चाहिए, लेजर पोस्टिंग चाहिए, उसी के बाद में अकाउंटिंग कर पाऊंगा। अब सिंगल एंट्री सिस्टम की जब हमारे पास अकाउंटिंग होती है तो वहाँ पे हम दो तरह की अकाउंटिंग बना सकते हैं। एक तो आप सिंगल एंट्री सिस्टम से पहले डबल एंट्री सिस्टम को कन्वर्ट कर दो, यानी उसके सारे ट्रांजैक्शंस आप लिस्ट कर लो, उनकी जर्नल एंट्री बनाओ, फिर उसकी लेजर में पोस्टिंग करो, ट्रायल बैलेंस बनाओ, फाइनल अकाउंट बनाओ। ये सिंगल एंट्री को आपने कन्वर्ट किया डबल एंट्री सिस्टम में। सेकेंड, कन्वर्ट नहीं करना है, आपने सिर्फ उसका नेट प्रॉफिट फाइंड करना है। अब आपके सिलेबस में हमें डबल एंट्री सिस्टम से सिंगल एंट्री को डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट नहीं करना, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। हमें सिर्फ सिंगल एंट्री सिस्टम से नेट प्रॉफिट फाइंड करना है। अब सिंगल एंट्री सिस्टम वाला जो बंदा है उसे डबल एंट्री सिस्टम कब लगती है? जब उसे बैंक से लोन लेना है। बैंक से लोन लेते समय बैंक को उसे अकाउंट्स देने पड़ते हैं, और बैंक को अकाउंट्स में सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं चलता, उसे तो जर्नल एंट्री लगेगी, उसे लेजर में पोस्टिंग लगेगी, उसे ट्रायल बैलेंस भी लगेगा, और उसे फाइनल अकाउंट्स भी लगेगा। तो जब शॉपकीपर को बैंक से लोन लेना होता है तब उसे डबल एंट्री सिस्टम में एंट्री करनी पड़ेगी। अब हम समझते हैं कि नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड करते हैं। अजय नाम का मेरा दोस्त है, उसकी जनरल स्टोर की दुकान है। वो डिटेल में तो कोई अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता, उसकी सिंगल एंट्री सिस्टम में अकाउंट्स मेंटेन होते हैं। एक दिन मुझे मिला और उसने कहा कि क्या आप बता सकते हो कि मेरा नेट प्रॉफिट कितना है? मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल बता सकता हूँ, बिल्कुल एक्यूरेट बता सकता हूँ। और मैंने कहा कि उसने बोला कि ठीक है, तो बता दो मेरा नेट प्रॉफिट कितना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके पास साल के पहले दिन आऊँगा। अब हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, तो मैंने बोला कि मैं 1 अप्रैल 2021 को आपके शॉप में आऊँगा। और मैं गया उसके शॉप में। शॉप में जाने के बाद मैंने पूछा, थोड़ा सा शॉप को यहाँ वहाँ पे देखा मैंने, और शॉप को देखने के बाद मैंने पूछा क्या रेंट पे शॉप ली है आपने? तो उसने कहा नहीं, ये तो मेरी अपनी शॉप है। मुझे समझ गया कि उसकी अपनी शॉप है। उस शॉप को मैंने कैटेगरी बनाई, बिल्डिंग। तो उससे पूछा कि ये शॉप कितने में ली आपने? उसने कहा ये शॉप मैंने 10 लाख रुपए में ली। इनका बढ़िया। और फिर कहा कि आपकी शॉप में आपने फर्नीचर भी बहुत अच्छा बनाया, फर्नीचर में कितने पैसे लगाए आपने? उसने कहा फर्नीचर में मैंने 2 लाख रुपए का खर्चा किया। उसके दुकान में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था बेचने के लिए, यानी स्टॉक था। तो मैंने पूछा कि इतना सारा जो सामान पड़ा है उसकी क्या कीमत है? उसने कहा कि करीब 1 लाख रुपए इसकी कीमत होगी। तो उसके दुकान में जो स्टॉक था उसकी कीमत 1 लाख रुपए थी। फिर मैंने पूछा कि आपने कोई अकाउंट्स मेंटेन किए, आपकी कोई डायरी है? तो उसने कहा डायरी है। और डायरी निकाली। डायरी में निकालने के बाद मैंने कुछ नाम देखे। नाम देखने के बाद मैंने पूछा ये क्या नाम है? तो डायरी के एक सेक्शन में उसने लिखा था कि जिनसे उसे पैसे आने हैं उनके नाम थे, तो ये डेटर्स थे। और मैंने सारे डेटर्स की टोटल ले ली, और उसे 50,000 रुपीज़ अपने कस्टमर से अभी भी आने थे। उसके बाद मैंने पूछा कि भाई तुम्हारा कोई बैंक अकाउंट है क्या? तो उसने कहा हाँ बैंक अकाउंट है मेरा। तो मैंने बोला पासबुक बताओ। और पासबुक में 1 अप्रैल 2021 को उसके बैंक अकाउंट में पैसे थे 1 लाख रुपए।
और मेरा दोस्त था तो मैंने एक काम कर लिया, तुरंत उसके फिर जो गल्ला होता है जहाँ पे वो अपनी कैश रहते हैं, उसे बोला कि भाई अपने गले में कितनी कैश है वो बता दो या मैं काउंट कर लेता हूँ। उसने तुरंत कैलकुलेट कर लिया और मुझे कैश गिन के बताई। 25,000 रुपीज़, तो 25,000 रुपये की उसके पास कैश थी। मैंने पूछा कि भाई तुमने इतनी बड़ी दुकान निकाली है, लेकिन क्या इसके लिए कोई लोन लिया था? तो उसने बोला हाँ मैंने लोन लिया था, और लोन की अमाउंट थी 1 लाख रुपीज़। और डायरी के दूसरे सेक्शन में जिसको पैसे देने थे उनके नाम लिखे थे, तो उसकी भी मैंने टोटल कर ली। ये उसके थे क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स थे उसके 2 लाख रुपए के। अब राइट हैंड साइड में मैंने जो लिखे वो सारे एसेट्स है उसके, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने जो लिखे वो लाइबिलिटीज़ है। और ये 1 अप्रैल 2021 को ट्रांजैक्शन हुई, और सारी अमाउंट इन रुपीज़ है। और ये सब हमने किया इन द बुक्स ऑफ अजय। अब एसेट और लाइबिलिटी, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अमाउंट रहेगी मेरी कैपिटल। सबसे पहले हम एसेट की टोटल ले लेते हैं, और एसेट साइड की टोटल आएगी हमें 14,75,000 रुपीज़। और एसेट में से हम लाइबिलिटी की टोटल माइनस करेंगे। लाइबिलिटी की अमाउंट हमारे पास 3 लाख है, तो कैपिटल अमाउंट ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है, बैलेंस अमाउंट है, और ये हमारे पास आएगी 11,75,000। ये सब देखने के बाद मैंने अजय को कहा कि अब तुम्हारा जो नेट प्रॉफिट है वो मैं पूरे साल भर के लिए कैलकुलेट करूँगा, और मेरी नेक्स्ट विज़िट ये साल के आखिरी दिन होगी, यानी 31 मार्च 2022 को होगी। तो साल के आखिरी दिन मैं फिर से उसके पास गया, और जाने से पहले मैंने उसे कुछ होमवर्क दिया। मैंने उसे कहा कि तुमने 2 बातों का ध्यान रखना है। अगर बिजनेस में कोई एडिशनल कैपिटल तुमने इंट्रोड्यूस किया, यानी बिजनेस में कोई नया पैसा लगाया, तो वो मुझे बताना। और सेकंड, बिजनेस से कोई तुमने ड्राइंग्स की तो वो भी मुझे बताना। अब बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है तो बिजनेस के अलावा उसके पर्सनल खर्चे भी चलते रहते हैं, तो ड्राइंग्स तो वो करेगा, उसे करने ही पड़ेंगे। एक साल भर के बाद मैं उससे मिला, और मिलने के बाद सबसे पहले मैंने पूछा उसे कि मैंने तुम्हें जो होमवर्क दिया था वो तुमने किया क्या? तो उसने किया, उसने डायरी में ये नोट करके रखा था, और साल भर में उसने बिजनेस में 50,000 रुपीज़ का एडिशनल कैपिटल लाया। और उसने साल भर में ड्राइंग्स की 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए उसने पर्सनल खर्चे के लिए बिजनेस से निकाले। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बस इतनी इन्फॉर्मेशन होने के बाद अब हमारे लिए नेट प्रॉफिट ढूंढना मुश्किल नहीं है। मैं उसके शॉप में गया और पूछा कि भाई तूने और साल भर में नया शॉप लिया क्या? उसने कहा नहीं। तो अब शॉप की वैल्यू फिर से 10 लाख ही रही। फिर फर्नीचर के बारे में पूछा, भाई तूने कोई नया फर्नीचर लिया क्या? तो अजय ने कहा नहीं, मैंने कोई नया फर्नीचर नहीं लिया। तो ये भी अमाउंट हुई 2 लाख रुपीज़। उसके बाद मैंने उसके शॉप का स्टॉक देखा, और स्टॉक देखने के बाद बोला कि भाई दुकान में अब सामान कितने का होगा? उसने कहा कि दुकान में अब सामान 1.25 लाख का होगा, 1,25,000 रुपीज़ का। फिर मैंने उसकी डायरी निकाली, और डायरी में मैंने देखा कि उसके डेटर्स कितने, डेटर्स की सारी टोटल ले ली,
और अब उसके डेटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, डेटर्स हो गए थे 1 लाख रुपए के। फिर मैंने उसका बैंक का पासबुक देखा और पासबुक में 31 मार्च को उसके बैंक में कितने पैसे थे वो चेक किया। उसके बैंक में पैसे जमा थे 2 लाख रुपए। और फिर उसकी कैश देखी मैंने, गले में कितना पैसा था, और कैश उसके पास थी 50,000 रुपीज़। उसके बाद मैंने पूछा कि तुमने 1 लाख रुपीज़ का जो लोन लिया था तो साल भर में कुछ लोन के पैसे वापस दिए क्या? उसने बोला हाँ, 50,000 रुपीज़ मैंने वापस दे दिए, यानी उसके पास अब लोन था सिर्फ 50,000 रुपीज़ का। डायरी में से मैंने उधारी उसने जो करी थी, लोगों से जो उधारी पे माल लिया था, वो डायरी से मैंने कैलकुलेट कर लिया और मुझे 3 लाख रुपीज़ ये उसकी उधारी है, ये समझ में आ गया। अब कैपिटल अकाउंट ये बैलेंसिंग फिगर है। तो अब एसेट साइड की हम सबसे पहले टोटल लेंगे। एसेट साइड की आपको टोटल आएगी 16,75,000। और एसेट की टोटल से हम लाइबिलिटी माइनस करेंगे। लाइबिलिटी हमारी 3,50,000 रुपीज़ है। बैलेंसिंग अमाउंट हमारा कैपिटल है, तो हमारा कैपिटल आएगा 13,25,000। अब इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। अब हमने डिप्रिसिएशन ये चैप्टर पढ़ा था, और डिप्रिसिएशन इस चैप्टर में हमने देखा था कि साल भर में एसेट के ऊपर डिप्रिसिएशन लगता है, क्योंकि एसेट की वैल्यू साल भर यूज़ करने के बाद कम हो जाती है। तो बिल्डिंग और फर्नीचर इन दोनों पर डिप्रिसिएशन साल भर के लिए ज़रूर आएगा। और उसने तो हमें नहीं बताया था, क्योंकि शॉपकीपर को मालूम नहीं है डिप्रिसिएशन क्या होता है, लेकिन हमें तो मालूम है। तो हम इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो हमारी थर्ड एडजस्टमेंट आएगी डिप्रिसिएशन की ऑन बिल्डिंग। अब बिल्डिंग पर हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% का। और फर्नीचर, अब फर्नीचर का यूज़ ज़्यादा होता है, वो बिल्डिंग से जल्दी ख़राब होगा, इसलिए फर्नीचर पर हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 20%। अब ऊपर जो हमने ये लाइबिलिटीज़ और एसेट्स बनाए हैं, ये बैलेंस शीट है, लेकिन ये एग्जैक्ट बैलेंस शीट नहीं है, ये एक रफ स्टेटमेंट है, इसलिए इसे हम बैलेंस शीट ये नाम नहीं देंगे, इसे हम कहेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो इन द बुक्स ऑफ अजय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और ये कॉलमनार स्टेटमेंट है। ये ओपनिंग 1 अप्रैल 2021 ये आपके ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, और 31 मार्च 2022 ये आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है। और नीचे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एडिशनल कैपिटल ड्राइंग्स और डिप्रिसिएशन, ये इसे हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहेंगे। या फिर आप इसे एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं। अब हमने फाइनल अकाउंट से चैप्टर पढ़ा है, और फाइनल अकाउंट से चैप्टर में हमने बैलेंस शीट भी बनाई है। बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड कॉर्नर में लाइबिलिटीज़ होती हैं, और राइट हैंड कॉर्नर में एसेट्स होते हैं। हमने बैलेंस शीट में देखा था फर्स्ट आइटम होता है कैपिटल, और कैपिटल से हम ड्राइंग्स माइनस करते हैं। कैपिटल से ड्राइंग्स माइनस करने के बाद हम उसमें नेट प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। और बैलेंस अमाउंट इन तीनों का कैलकुलेशन करने के बाद हमें जो आती है वो भी होता है कैपिटल, जो हम आउटर कॉलम में लिखते हैं। अब लाइबिलिटीज़ में जो हमने इनर कॉलम में ऊपर जो कैपिटल लिखा है वो साल की शुरुआत का कैपिटल होता है, तो उसे यूजुअली हम कहते हैं ओपनिंग कैपिटल। और बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में हमने जो कैपिटल लिखा है ये होता है हमारा क्लोजिंग कैपिटल।
अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में 1 अप्रैल 2021 को हमारा जो कैपिटल है वो ओपनिंग कैपिटल, वैसे ही 31 मार्च 2022 को हमारा जो कैपिटल है वो हमारा क्लोजिंग कैपिटल। अब हमने बैलेंस शीट में जो वर्किंग की थी उसमें ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट और क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओपनिंग कैपिटल हमारा 11,75,000 है और क्लोजिंग कैपिटल ये 13,25,000 रुपीज़ है। तो ये मैंने जो बैलेंस शीट बनाई थी उसमें कैपिटल का अमाउंट सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ मैं। ओपनिंग कैपिटल में लिखेंगे 11,75,000, और जो क्लोजिंग कैपिटल है वो है मेरा 13,25,000। वैसे ही साल भर में ड्राइंग्स है ₹1,00,000, ये भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ड्राइंग्स है हमारे पास कैपिटल के नीचे, वहाँ पे हम लिखेंगे 1,00,000 रुपीज़, ये माइनस हुए। अब हमारे पास एडजस्टमेंट का एक आइटम अभी भी बाकी है, वो है एडिशनल कैपिटल। अमाउंट है उसकी 50,000 रुपीज़। अब पूरे साल भर में अगर एडिशनल कैपिटल लाया तो हमने जो कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस नेट प्रॉफिट लिखा है, तो यहाँ पे हम कहाँ पे लिखेंगे एडिशनल कैपिटल? एडिशनल कैपिटल को हम ओपनिंग कैपिटल में ऐड करेंगे तो नेट ड्राइंग्स के नीचे लिखेंगे प्लस एडिशनल कैपिटल, और साल भर में एडिशनल कैपिटल आया 50,000 रुपीज़, इसे हम प्लस करेंगे। अब नेट प्रॉफिट क्या है ये हमें मालूम नहीं, ये तो एक्स है, और 13,25,000 ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल है। तो हमारे पास सारी अमाउंट से सिर्फ नेट प्रॉफिट नहीं है। अगर नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाना है तो हम आराम से बना सकते हैं। जैसे ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ये हमारा इक्वेशन बन गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब ओपनिंग कैपिटल की हमारी अमाउंट है 11,75,000 रुपीज़, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 11,75,000 रुपीज़। ड्राइंग्स की अमाउंट है 1,00,000 रुपीज़, 11,75,000 माइनस 1,00,000। एडिशनल कैपिटल है 50,000 रुपीज़, एडिशनल कैपिटल लिखेंगे प्लस 50,000 रुपीज़। नेट प्रॉफिट हमें नहीं मालूम तो नेट प्रॉफिट को ऐसे ही लिख देते हैं प्लस नेट प्रॉफिट, और
क्लोजिंग कैपिटल है 13,25,000 रुपीज़, तो इज इक्वल टू 13,25,000। अगर ये इक्वेशन हमें सॉल्व करना है तो ये जो सारे आइटम्स हैं इनको हमें राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, और जब हम शिफ्ट करेंगे तब उनकी साइन चेंज हो जाएगी। तो आगे लिखेंगे नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 13,25,000 माइनस 11,75,000 रुपीज़ प्लस 1,00,000 रुपीज़ माइनस 50,000। ये सॉल्व करने के बाद हमें नेट प्रॉफिट की अमाउंट मिलेगी इज 2,00,000। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला बना सकते हैं। 13,25,000 रुपीज़ ये क्लोजिंग कैपिटल है। 13,25,000 के जगह पे मैं लिख देता हूँ क्लोजिंग कैपिटल। वैसे ही 11,75,000 रुपीज़ ये मेरा ओपनिंग कैपिटल है, तो क्लोजिंग कैपिटल के आगे मैं लिखूँगा, तो 11,75,000 की जगह पर मैं लिखूँगा माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब 1,00,000 रुपीज़ ये मेरे ड्राइंग्स हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्लस ड्राइंग्स, और 50,000 रुपीज़ ये मेरा एडिशनल कैपिटल है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 50,000 की जगह पे माइनस एडिशनल कैपिटल। तो हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल। अब सिंगल एंट्री सिस्टम से हमें फॉर्मूला मिल गया है, और इस समय फॉर्मूला को मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ, और नेट प्रॉफिट के फॉर्मूला को हम फिर से लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल फर्स्ट हमने लिया क्लोजिंग कैपिटल, उसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स, ऐड ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को ऐड करने के बाद एडिशनल कैपिटल हम माइनस करेंगे, एडिशनल कैपिटल को माइनस करेंगे बाद लास्ट में हम लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल को भी लेस करेंगे, और हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमारा क्लोजिंग कैपिटल 13,25,000 रुपीज़, 13,25,000 रुपीज़। नेक्स्ट हमारी ड्राइंग्स हैं अमाउंट रुपीज़ 1,00,000, नीचे लिखेंगे 2,00,000, 1,00,000 रुपीज़, और ये हमने ऐड किया है तो प्लस करेंगे, तो 13,25,000 प्लस 1,00,000 हमें अमाउंट मिलेगी 14,25,000। अब एडिशनल कैपिटल क्या है देखेंगे। एडिशनल कैपिटल
हमारा है 50,000 रुपीज़। तो लेस 50,000 रुपीज़, हमें अमाउंट मिलेगी 13,75,000 रुपीज़। और लास्ट हमें फाइंड करना है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में मिलेगा। ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट है 11,75,000 रुपीज़। ये मैं माइनस करूँगा, माइनस करने के बाद हमें अमाउंट मिलेगी 2,00,000 रुपीज़, और ये है हमारा प्रॉफिट। लेकिन इसमें अभी भी कोई एडजस्टमेंट बाकी है, तो अभी हम इसे लिखेंगे सिर्फ प्रॉफिट। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हम देख सकते हैं कि थर्ड एडजस्टमेंट यानी डिप्रिशिएशन के एडजस्टमेंट अभी भी बाकी है। अब हमने फाइनल अकाउंट्स प्री किए थे, और डिप्रिसिएशन हमेशा अपीयर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, क्योंकि ये एक्सपेंस है। अब हम सिंगल एंट्री से जब भी कोई स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे जो एक्सपेंस होते हैं वो प्रॉफिट से, ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस होते हैं। जो भी इनकम होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो क्रेडिट में अपीयर होती है, वो ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड होती है। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस डेबिट में अपीयर होते हैं, वो सारे के सारे हम प्रॉफिट से माइनस करेंगे। अब इसके नीचे हम जो एडजस्ट करेंगे वो होती है हमारी एडजस्टमेंट। और डिप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लेस डिप्रिसिएशन। और क्योंकि हमारा ये जो प्रॉफिट है इसमें अभी भी कुछ एडजस्टमेंट्स बाकी है, तो इसे हम कहेंगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। और नीचे हमने एडजस्टमेंट्स करनी है। हम बिल्डिंग पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10%, फर्नीचर पर डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 20%। बिल्डिंग की हमारी अमाउंट 10,00,000 रुपीज़ है, और फर्नीचर की हमारी अमाउंट 2,00,000 रुपीज़ है। तो माइनस ये डिप्रिसिएशन के नीचे हम लिखेंगे बिल्डिंग, और बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन 10,00,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 10%, आपको अमाउंट आएगी 1,00,000 रुपीज़। और फर्नीचर की अमाउंट 2,00,000 रुपीज़ है, उस पर डिप्रिसिएशन 20% है, तो उसकी अमाउंट आपको आएगी 40,000 रुपीज़। और इन दोनों की टोटल आप माइनस करोगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट से, आपको अमाउंट मिलेगी 1,40,000 रुपीज़। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट यानी 2,00,000 रुपीज़ से आप 1,40,000 जब माइनस करोगे, आपको मिलेगी अमाउंट 60,000 रुपीज़। और ये 60,000 रुपीज़ आपका नेट प्रॉफिट है। अब ये जो सारा हमने प्रिपेयर किया, ये सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सिर्फ हमने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है। तो इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एज ऑन, और लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर को प्रिपेयर करते हैं, तो एज ऑन 31 मार्च 2022 को बनेगा।
और ऊपर हेडिंग देंगे हम पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज़, अमाउंट रुपीज़। और ये हमने सीखा कि सिंगल एंट्री सिस्टम से नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं।